तो मूवी की शुरुआत में हम पियर्सन को देखते हैं जो एक लॉयर है और वो रात के समय एक बंगले में जाते हैं और बंगले में जाकर पियर्सन जॉर्ज वुड से मिलते हैं जो कि उस बंगले का मालिक है। और इसके अलावा जॉर्ज वुड बहुत ही अमीर आदमी है। जॉर्ज बहुत बीमार था और जॉर्ज के पास स्टेसी थी जो कि जॉर्ज की बहन थी और वो जॉर्ज की देखभाल कर रही थी। पियर्सन से मिलने के बाद जॉर्ज कहता है, क्या तुम मेरी वसीयत लाए हो? पियर्सन कहता है, हाँ मैं लाया हूँ, पर आपको इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए। जॉर्ज कहता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं अपनी वसीयत में बदलाव करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पियर्सन स्टेसी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। स्टेसी के बाहर जाने के बाद पियर्सन जॉर्ज की लिखी हुई बातों को पढ़ता है और कहता है, सर आप चाहते हो कि आपकी वसीयत मैं आपकी मौत के 10 साल बाद पढ़कर सबको सुनाऊं? आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता। जॉर्ज कहता है, तुम इसे जल्दी पढ़ो और उन एनवलप को भी, और जितनी जल्दी हो सके नई वसीयत पर काम करो। पियर्सन कहता है, मैं समझ गया, इन सारी बातों को 10 साल के टर्म में रखना है। पियर्सन अपने सूटकेस में वही रखे एनवलप को रख देता है और एक छोटे ज्वेलरी बॉक्स को रख देता है। जॉर्ज ज्यादा खांसने लगता है और पियर्सन स्टेसी को बुलाता है और खांसते खांसते जॉर्ज की मौत हो जाती है। आगे हमें मूवी में 10 साल बाद का समय बताया जाता है। तब चार्ली जो कि जॉर्ज का भतीजा है वो जॉर्ज के दामाद स्कॉट को कॉल करता है और चार्ली स्कॉट से कहता है, क्या तुम्हें अंकल जॉर्ज के लॉयर की चिट्ठी मिली? स्कॉट कहता है, हाँ मुझे मिल गई, तुम क्या चाहते हो? चार्ली कहता है, फिर तो हमें बात करनी होगी तुम्हारी वाइफ मोना के बारे में। मुझे अभी मोना का एक पुराना फोटो मिला है, मैं तुम्हें वो मिलकर बताऊंगा। और ये कहकर चार्ली फोन काट देता है। जॉर्ज की मौत को अब 10 साल बीत चुके हैं और जॉर्ज की पूरी फैमिली जॉर्ज की वसीयत को सुनने के लिए जॉर्ज के घर पर इकट्ठा होती है। और जॉर्ज के परिवार के इन लोगों में शामिल थे जॉर्ज की भतीजी कैथरीन, जॉर्ज का भतीजा चार्ली, जॉर्ज का दूसरा भतीजा रैंडी, जॉर्ज की बहन स्टेसी और स्टेसी का पोता जेफ, जॉर्ज की गोद ली हुई बेटी मोना का पति स्कॉट और स्कॉट और मोना की बेटी नादिया। और इन लोगों के बीच एक और लेडी शामिल थी जो कि जॉर्ज की नर्स थी, जॉर्ज की देखभाल किया करती थी, मिसेस जॉर्डन। इस मीटिंग में शामिल सभी लोग कहने को एक फैमिली थे, पर इन लोगों की बातों को सुनकर लग रहा था ये कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। स्टेसी वहाँ पर कैथरीन को एक पुराना हेलोवीन पार्टी का फोटो दिखाती है जो कि उनकी फैमिली फोटो थी और उन्होंने पार्टी के दौरान लिया था। इस फोटो को चार्ली भी देखता है और इस फोटो में आगे सफेद पोशाक पहने कोई खड़ा था और उस फोटो को देखकर कैथरीन कहती है, चार्ली क्या ये सफेद पोशाक, ये कैस्पर वाले कॉस्ट्यूम में तुम खड़े हो? चार्ली कहता है, नहीं मुझे कैस्पर कॉस्ट्यूम पसंद नहीं। चार्ली रैंडी से पूछता है, क्या कैस्पर कॉस्ट्यूम में तुम खड़े हो? रैंडी कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं उस दिन पूरे नशे में था। नादिया और जेफ छोटे थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने बचपन के ट्री हाउस में जाते हैं जहाँ पर वो खेला करते थे। वही बेटी स्टेसी कहती है, आज 10 साल बीत चुके हैं मोना को गायब हुए, मुझे लगता है वो अपनी मॉम को ढूंढने निकल गई होगी। आगे स्टेसी मोना की स्टोरी बताती है। जब मोना छोटी थी तब वो अपनी माँ के साथ जॉर्ज के घर पर आई थी। मोना की माँ जॉर्ज के घर पर काम करती थी, तब जॉर्ज की नजर मोना पर पड़ती है और जॉर्ज को मोना बहुत मासूम लगी और उसके बाद जॉर्ज मोना का ख्याल रखने लगा। एक दिन मोना की माँ मोना को जॉर्ज के घर पर छोड़कर चली गई, ऐसा कहकर कि वो वापस आएगी मोना को लेने। मोना की माँ के जाने के बाद जॉर्ज मोना का ख्याल रखने लगा। कई दिन बीत गए पर मोना की माँ वापस नहीं आई। एक दिन मोना की माँ का पार्सल आया, उसमें एक लेटर था और एक छोटा ज्वेलरी बॉक्स था। उस लेटर में लिखा था, मिस्टर जॉर्ज वुड, मैं मोना को अपने साथ नहीं रख सकती। मैं इस लेटर के साथ एक नेकलेस भी भेज रही हूँ और ये नेकलेस पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी को दिया जाता है। ये नेकलेस मुझे मेरी माँ ने दिया था, पर अब मुझे वापस ईरान जाना होगा। मोना के बारे में मेरे घर में कोई नहीं जानता और शादी के पहले बच्चा होना, इसके लिए हमारे यहाँ मौत की सजा दी जाती है, इसलिए मैं मोना को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। मोना की माँ मोना को हमेशा के लिए जॉर्ज के पास छोड़कर चली जाती है। जॉर्ज मोना का ख्याल रखता है, उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और उसे स्कूल भी भेजता है। मोना बड़ी होती है तब उसे स्कॉट नाम का एक लड़का पसंद आता है। जॉर्ज मोना को स्कॉट के साथ इतनी जल्दी शादी करने के लिए रोकता है, पर मोना कहती है, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ और मैं अपने फैसले ले सकती हूँ। और ऐसा कहकर मोना जॉर्ज के घर से निकल जाती है और जॉर्ज दुखी होता है। मोना और स्कॉट दोनों शादी कर लेते हैं और उनको एक बच्ची होती है जिसका नाम नादिया है। स्कॉट एक पेंटर था पर उसका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इस कारण स्कॉट और मोना के बीच झगड़े होने लगे थे और मोना और स्कॉट की बेटी नादिया इन सब झगड़ों को देखती आ रही थी। नादिया जेफ को अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहती है, और एक दिन मेरी मॉम कहीं चली गई, उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। जेफ कहता है, नादिया जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई तब तुम 6 साल की थी। आगे शाम हो जाती है और पियर्सन जॉर्ज की वसीयत पढ़कर सभी को सुनाता है। जॉर्ज की उस वसीयत में लिखा था, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वसीयत मेरे मरने के 10 साल बाद पढ़कर सुनाई जाए। पॉइंट ए, जब मेरी बेटी मोना जीवित हो। पॉइंट बी, या उसका केस सॉल्व हो गया हो। यदि ऐसा ना हो तो सभी लोग आपस में सलाह ले लें। यदि अधिकतर लोगों को लगता है कि मोना मर गई है तो ही एनवेलप नंबर 2 को खोले। जॉर्ज की इन बातों को सुनकर पियर्सन सभी लोगों को कागज देता है
और उन्हें वोट करने को कहता है कि उन्हें क्या लगता है, मोना मर गई है या फिर वो जिंदा है। सभी लोग कागज पर अपने अपने वोट करते हैं और पियर्सन उन वोटों की गिनती करके कहता है, आप में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया और उसके अलावा सभी को लगता है कि मोना मर चुकी है। और जैसा कि मिस्टर वुड ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, रिजल्ट के हिसाब से मेरा शक और मजबूत हो गया है। आप सभी में से कोई एक मोना के मर्डर के लिए जिम्मेदार है। आप सभी के पास कारण था मोना को मारने का। यह सुनकर वही बेटी जॉर्ज की नर्स कहती है, मैं इस फैमिली की नहीं हूँ, और ऐसा कहकर जॉर्ज की नर्स जाने लगती है। ये देखकर पियर्सन कहता है, मिसेस जॉर्डन यहीं बैठ जाइए, आप भी इस वसीयत का हिस्सा हो। आप जॉर्ज की नर्स रही तब आपने बहुत कोशिश की उनके करीब जाने की, और इसके लिए आपने अपने हस्बैंड से डिवोर्स तक ले लिया और मोना को आपके रास्ते से हटाना चाहती थी। वो नर्स कहती है, ऐसे तो इस फैमिली में सभी के पास कारण है मोना को मारने का। पियर्सन कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो, स्टेसी के पास भी मोना को मारने का कारण था। स्टेसी जॉर्ज की बहन थी और अपना टीचिंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद वो जॉर्ज के पास आकर रहने लगी, और स्टेसी का प्लान था जॉर्ज को मैनिपुलेट कर उसकी वसीयत में बदलाव करना। स्टेसी कहती है, ये सब बकवास है, वो मेरा भाई था और वो अकेला था, इसलिए मैं उसकी देखभाल करती थी। पियर्सन कहता है, पर आपको मोना से प्रॉब्लम थी, तुमने मोना को कभी नहीं अपनाया क्योंकि वो ईरान से थी, और मोना के घर छोड़ने के बाद जॉर्ज को भी तुमने ये बात कही थी और आप इस जायदाद से मोना को हटाना चाहती थी। चार्ली कहता है, तो स्टेसी तुम अपने भाई के साथ रहा करती थी और तुमने उसकी गोद दी हुई बेटी का मर्डर कर दिया। पियर्सन कहता है, वैसे चार्ली तुम्हारे पास भी एक बहुत बड़ा कारण था मोना को मारने का। तुम जॉर्ज के बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते थे, पर तुम्हें डर था कि जॉर्ज की मौत के बाद मोना अपना हिस्सा ना मांग ले। चार्ली कहता है, आपको पता है इस बात के लिए मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। पियर्सन कहता है, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, पर मैं वही बता रहा हूँ जो जॉर्ज आपके बारे में सोचते थे। पॉइंट ये है कि आपने मोना को ड्रग्स दे देकर ड्रग एडिक्ट बना दिया था और आपने ड्रग ओवरडोज से भी उसे मारने की कोशिश की। कैथरीन कहती है, चार्ली क्या तुम्हारे कारण मोना मरते मरते बची थी? पियर्सन कहता है, कैथरीन पर तुम्हारे पास भी मोना को मारने का कारण था। मैंने सुना है कि तुम्हारे और मोना के बीच में कई बार लड़ाई हुई और तुमने मोना को काफी बुरा भला कहा। चार्ली कहता है, पियर्सन आपकी थ्योरी के हिसाब से हम सभी लोग मोना को मारने का काम कर सकते हैं, पर याद रखिए हस्बैंड हमेशा प्राइम सस्पेक्ट होता है वाइफ को मारने में। वहीं खड़ा मोना का पति स्कॉट कहता है, मुझे इन सब में मत घसीटो। पियर्सन कहता है, स्कॉट तुम एक आर्टिस्ट थे और तुम असफल हुए और इस कारण तुम चिड़चिड़े रहने लगे और एक हिंसक पति बन गए। स्कॉट कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मोना के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। मोना के गायब होने के बाद पुलिस ने कई दिनों तक मुझसे पूछताछ की, मेरे घर को चेक किया, तब पुलिस को मेरे घर से एक लेटर मिला और वो लेटर मोना के लिए किसी ने लिखा था। उस लेटर के नीचे कैस्पर नाम लिखा हुआ था। ये सुनकर स्टेसी कहती है, कैस्पर क्या किसी ने ये नाम सुना है? वहाँ बेटे सभी लोग कहते हैं, नहीं हमने नहीं सुना। तभी मोना की बेटी नादिया खड़ी होकर कहती है, मुझे लगता है मैंने अपनी माँ को गन से मार दिया था। वो हमेशा मुझे घर के बाहर बैठने को कहती थी और डैड आए तो मुझे बताने के लिए कहती थी। स्टेसी कहती है, तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती थी? नादिया कहती है, शायद उस वक्त घर में कोई आदमी आता हो, मुझे पूरी तरह से कुछ याद नहीं, पर मुझे लगता है कि मैंने ही अपनी माँ को गन से शूट करके मारा है। तब स्कॉट खड़ा होकर कहता है, बेटा हमारे वहाँ कोई गन नहीं, तुम्हें याद करने में तकलीफ होती है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। तभी कैथरीन खड़ी होकर कहती है, मुझे याद आ गया, मैं बताती हूँ, कैस्पर कौन था? कैथरीन की ये बात सुनकर सभी लोग कैथरीन को देखने लगते हैं। तब कैथरीन कहती है, मैं उस कैस्पर की बात कर रही हूँ जो हैलोवीन पार्टी में था। और उसके ऐसा बोलते ही कमरे की लाइट कोई बंद कर देता है। कमरे की लाइट वापस चालू की जाती है तो चार्ली सोफे पर बेसुध होकर पड़ा था और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। एंडी चार्ली को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है। चार्ली सबसे मजाक कर रहा था। पियर्सन दूसरी एनवेलप को खोलता है और उसे पढ़कर सभी को सुनाता है, मेरी संपत्ति का मालिक वही हो सकता है जो इन 3 बातों पर खरा उतरेगा। नंबर 1, वो 18 साल से बड़ा होगा। नंबर 2, उसने विवाह को स्वीकार किया होगा। नंबर 3, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर मेरा दामाद स्कॉट इन सभी बातों पर खरा उतरता है तो वो मेरी प्रॉपर्टी पर एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा और नादिया के 18वें जन्मदिन पर मेरी सारी प्रॉपर्टी नादिया की हो जाएगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और उनके बीच फिर से बहस होने लगती है कि कैसे जॉर्ज सब कुछ नादिया के नाम कर सकता है। तब पियर्सन कहता है, हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा, हम 30 मिनट बाद वापस यहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ चार्ली पार्टी के उसी फोटो को देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस रात कैस्पर ड्रेस में कौन था। चार्ली इस बारे में कैथरीन से भी बात करता है। आगे चार्ली रैंडी के कमरे में जाकर उससे मिलता है और उससे काम और फैमिली के बारे में बात करता है। आधे घंटे बाद वापस सभी लोग पियर्सन से मिलते हैं, पर वहाँ पर चार्ली नहीं था। फिर भी पियर्सन आगे की वसीयत के बारे में बताने लगता है। पियर्सन तीसरा एनवेलप खोलकर पढ़ता है, आगे जारी रखने के लिए मैं नादिया मेरी पोती का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। पियर्सन अपने सूटकेस में से एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स निकालकर दिखाता है
और उस बॉक्स में मोना की माँ का वही पुश्तैनी नेकलेस था। पियर्सन एनवेलप के लेटर को आगे पढ़ता है। नादिया मेरी पोती, यह है मेरा क्वेश्चन, क्या ये नेकलेस तुम्हारी माँ का नेकलेस है? नादिया उस नेकलेस को गौर से देखती है और वो कहती है, नहीं, ये मेरी माँ का नेकलेस नहीं है, क्योंकि मेरी माँ का नेकलेस मैंने अपने घर पर देखा था। और नादिया की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और स्टेसी कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता। जॉर्ज ने ये नेकलेस मोना को उसके 18वें जन्मदिन पर दे दिया था और मोना को ये नेकलेस बहुत पसंद था, वो उसे हमेशा पहने रहती थी। स्कॉट का कहना है कि मोना घर छोड़कर चली गई, तो वो ये नेकलेस अपने साथ क्यों नहीं ले गई? स्कॉट कहता है, नादिया ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी माँ का नेकलेस अपने घर पर नहीं है, वो अपनी पूरी ज्वेलरी अपने साथ ले गई थी। नादिया कहती है, मैं उस नेकलेस को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे माँ ने और नाना जी ने भी उसके बारे में बताया था। मैंने माँ से वो नेकलेस मांगा भी था, तो उन्होंने कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे दे देगी, और यही बात मुझसे नाना जी ने भी कही थी। और मुझे याद है माँ के गायब होने के बाद मैंने ये नेकलेस अपने घर में देखा था, और ये वाला नेकलेस माँ का नेकलेस नहीं है। पियर्सन कहता है, ओके, हमें नादिया का जवाब मिल गया, पर क्या अब कोई चार्ली को ढूंढकर लाएगा ताकि हम आगे जारी रखें? जब घर में चार्ली को ढूंढता है तो चार्ली उसे कहीं नहीं मिलता, पर एक दरवाजा अंदर से बंद था और वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। जेफ सभी को आकर बताता है कि चार्ली अंकल कहीं नहीं मिले। पियर्सन सभी को चार्ली को ढूंढने के लिए कहता है और सभी लोग घर में चार्ली को ढूंढने लगते हैं। स्टेसी चार्ली को ढूंढने बेसमेंट की तरफ जाती है और नर्स भी वहीं कहीं चार्ली को ढूंढ रही थी। तभी उस नर्स को स्टेसी की आवाज आती है और वो स्टेसी की तरफ जाती है। दूसरी तरफ जेफ और नादिया चार्ली की कार देख रहे थे और उन्हें चार्ली की कार में एक एनवेलप मिलता है, और तभी उन दोनों को उस नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सभी लोग खड़े थे और चार्ली नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके ऊपर स्टेसी भी पड़ी थी। ये देखकर सभी लोग डर गए थे और सभी स्टेसी को ऊपर वाले कमरे में ले आते हैं। वो सभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, पर किसी का भी सिग्नल नहीं मिलता और घर का फोन भी बंद था। तब जॉर्ज की नर्स कहती है, कोई ड्राइव करके जाओ और पुलिस को कॉल करो। पियर्सन कहता है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, 10 मिनट के बाद मैं सभी से मिलूंगा। स्टेसी बेहोश थी तो जेफ स्टेसी के कमरे में रुकता है और तब वहाँ पर नादिया आती है। जेफ पूछता है, क्या तुम पक्का थी कि वो नेकलेस तुम्हारी माँ का नहीं था? नादिया कहती है, हाँ, क्योंकि मैंने मेरी माँ का नेकलेस मेरे घर पर देखा था जब वो गायब हो गई थी। दूसरी तरफ पियर्सन रैंडी से पूछताछ करता है तो रैंडी बताता है चार्ली को जहर दिया गया है। पियर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? रैंडी कहता है, स्टेसी ऐसा कर सकती है क्योंकि वो एक केमिस्ट्री टीचर है और उसको जहर के बारे में ज्यादा पता है। पियर्सन नर्स से पूछताछ करता है तो वो नर्स बोलती है, मुझे लगता है चार्ली को कैथरीन ने मारा है क्योंकि उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। और कैथरीन पियर्सन को बताती है कि उसे लगता है कि स्टेसी ने चार्ली को मारा है। दूसरी तरफ जेफ चार्ली की डेड बॉडी के पास जाता है और उसे देखने लगता है तो उसे चार्ली के हाथ में कुछ मिलता है और जेफ उसे लेकर चला जाता है। पियर्सन स्कॉट से पूछताछ करता है तो स्कॉट बताता है चार्ली ने उसे यहाँ पर आने से पहले फोन किया था और वो मोना के किसी फोटो के बारे में बात कर रहा था। पियर्सन जेफ को बुलाता है तो जेफ बताता है उसे अंकल चार्ली की कार में एक एनवेलप मिला और अंकल चार्ली की डेड बॉडी के हाथ में एक बटन मिला। पियर्सन उन एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर एक फोटो था और पियर्सन उस बटन को देखकर जेफ को अपनी कार की चाबी देता है और कहता है, तुम मेरी कार को ड्राइव करो तब तक जब तक सिग्नल न मिले, और सिग्नल मिलने के बाद पुलिस को यहाँ पर बुलाओ। जेफ ऐसा ही करता है और एंडी नादिया से बात करता है और उससे मोना के बारे में पूछता है, पर नादिया को भूलने की बीमारी थी और वो एंडी को ज्यादा कुछ बता नहीं पाती। पियर्सन वापस एंडी से पूछताछ करने लगता है तो एंडी बताता है कि उसने नादिया से बात करी और उसे लगता है कि नादिया ने उसकी माँ के किलर को देखा था, पर उसे अच्छी तरह से कुछ ज्यादा याद नहीं। उसे भूलने की बीमारी है तो वो उस बात को भूल गई और वो किलर की जगह अपने आप को देखती है कि वो उसकी माँ को मार रही है और हो सकता है वो किलर स्कॉट ही हो। तभी जेफ वहाँ पर आकर पियर्सन को बताता है स्टेसी पलंग पर नहीं है। एंडी भी स्टेसी के रूम में जाकर देखता है तो स्टेसी वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से गायब थी। आगे पियर्सन सभी को एक साथ वापस बुलाता है और पियर्सन कहता है, मैं वसीयत का अब अंतिम भाग पढ़ूंगा और बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। रैंडी पूछता है, पर स्टेसी कहाँ है? पियर्सन रैंडी की बात को अनसुना कर अगला लेटर पढ़ने लगता है। नादिया मेरी पोती, मैं जानता हूँ तुमने नेकलेस के बारे में क्या जवाब दिया होगा। सालों पहले मुझे एक जोहरी मिला जिसने तुम्हारी माँ के नेकलेस की हूबहू कॉपी बनाई और मैंने वही नेकलेस की कॉपी तुम्हारी माँ को उसके 18वें जन्मदिन पर दी थी और उसे पता भी नहीं चला कि वो असली नहीं है। पर जब तुम्हारी माँ लापता हुई तब मुझे लगा कि वो नेकलेस वो अपने साथ ले गई होगी क्योंकि उसे वो नेकलेस काफी पसंद था और वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं खोने देती। पर नादिया तुमने मुझे सरप्राइज किया। एक दिन जब तुम छोटी थी और तुम्हारी माँ लापता हो गई थी तब तुमने मुझे बताया कि वो नेकलेस तुमने तुम्हारे घर पर देखा
और ये सुनकर मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मोना कहीं नहीं गई। तुम्हारे पिता ने उसे मार दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ अगर कहीं गई होती तो वो इस नेकलेस को तुम्हारे घर पर छोड़कर नहीं जाती। वो उस नेकलेस को बहुत पसंद करती थी और इसलिए मैंने ये 10 साल वाली वसीयत बनाई, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओ और मेरी बातों को समझ सको। ये सब सुनकर नादिया रोने लगती है और वो कहती है, डैड क्या आपने माँ को मारा? ये सुनकर स्कॉट भी रोने लगता है और वो कहता है, हाँ मैंने ही ये किया है, पर वो एक एक्सीडेंट था। मैं उस दिन घर पर आया तब नादिया घर के बाहर बैठी थी। नादिया कहती है, उस दिन आखिरी बार मैंने अपनी माँ को देखा था। माँ ने मुझे घर के बाहर बिठाया और कहा, डैडी आए तो मुझे बताना। और ऐसा बोलकर माँ अंदर चली गई। अंदर का दरवाजा बंद था तो डैड ने बहुत देर तक उस दरवाजे को खटखटाया, पर मॉम ने उस दरवाजे को नहीं खोला। गुस्से में स्कॉट अपनी गन निकालता है और वो वापस आता है तो वो देखता है वो दरवाजा खुला था और मोना अपने कपड़े पहन रही थी। ये देखकर स्कॉट समझ जाता है कि पीछे की तरफ से कोई भागा है। स्कॉट खिड़की से देखता है तो स्कॉट को वो आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। स्कॉट भी उसके पीछे जाने लगता है, पर मोना स्कॉट को रोकती है और गलती से स्कॉट से गोली चल जाती है और वो गोली मोना को लग गई थी। नादिया भी वहाँ पर खड़ी थी और वो अपनी माँ को मरते हुए देखती है। ये देखकर नादिया वहाँ से भाग जाती है और सड़क की तरफ दौड़ते दौड़ते वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर नादिया को हॉस्पिटल ले जाता है और नादिया अगले दिन उठती है तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। ये सब बताते हुए नादिया रोने लगती है और पूछती है, डैड क्या आपने ही अंकल चार्ली को भी मारा है? स्कॉट कहता है, नहीं मैंने चार्ली को नहीं मारा। पियर्सन कहता है, मेरी नजरों में इन 3 लेडीज में से किसी एक ने चार्ली का मर्डर किया है और स्टेसी मेरी नजरों में प्राइम सस्पेक्ट थी, पर इस एक बटन ने मेरा माइंड बदल दिया। ये बटन हमें चार्ली की डेड बॉडी के हाथ में मिला। उस बटन को देखकर सभी लोग अपने कपड़ों के बटन्स देखने लगते हैं। रैंडी भी अपनी शर्ट के बटन देखता है तो वो बटन उसी की शर्ट से टूटा था। रैंडी कहता है, हाँ ये मेरा बटन है, पर इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि मैं ही वो किलर हूँ। पियर्सन कहता है, रैंडी ने चार्ली को मारा, पर उसके पास उसकी लाश को ठिकाने लगाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने सभी को मीटिंग के लिए बुला लिया था। मीटिंग में सब आए पर चार्ली नहीं था। तब मैंने जेफ को चार्ली को ढूंढने के लिए भेजा। जब जेफ सभी रूम को चेक करने गया तब रैंडी का रूम अंदर से लॉक था, और जब मैंने सभी को रैंडी को ढूंढने के लिए भेजा तब रैंडी को मौका मिल गया चार्ली को बेसमेंट में ले जाने का, और वो उसकी बॉडी को बेसमेंट में ले गया। वहाँ स्टेसी भी चार्ली को खोजते हुए पहुंच गई थी। तब रैंडी छिप गया और उसने स्टेसी पर पीछे से वार किया, और स्टेसी की आवाज सुनकर नर्स भी वहाँ पर पहुंच गई। रैंडी कहता है, ये सब झूठ है, स्टेसी कहाँ है? तभी वहाँ स्टेसी आ जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ हूँ और मैं जानती हूँ किसने मुझ पर पीछे से वार किया। रैंडी कहता है, क्योंकि मैं वो अकेला आदमी हूँ जो इस जायदाद का मालिक बन सकता हूँ, तो मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे पास चार्ली को मारने का कोई कारण भी नहीं था। पियर्सन कहता है, मैं भी पहले यही सोच रहा था जब तक मैंने ये फोटो नहीं देखी। ये फोटो हैलोवीन पार्टी की है। कैथरीन, क्या तुम्हें याद है लाइट बंद होने से पहले तुम कैस्पर के बारे में कुछ बता रही थी और तभी अचानक लाइट बंद हो गई थी। चार्ली और तुम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तब क्या चार्ली ने तुमसे कैस्पर के बारे में पूछा था? कैथरीन कहती है, हाँ चार्ली ने मुझसे कैस्पर के बारे में पूछा था। तब मैंने उसे बताया कि उस दिन कैस्पर का ड्रेस रैंडी ने पहना था। रैंडी कहता है, मैंने उस पार्टी में कैस्पर का ड्रेस पहना था, पर इसका मतलब ये नहीं जिसकी वजह से मोना गायब हुई है वो कैस्पर भी मैं ही हूँ। पियर्सन कहता है, पार्टी वाली रात चार्ली ने खिड़की पर मोना के साथ किसी आदमी को देखा था और वो आदमी और मोना दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तब चार्ली ने अपना कैमरा लेकर उन दोनों का फोटो लिया था और चार्ली के रैंडी से पूछने पर रैंडी ने बता दिया कि उस रात वही मोना के साथ था, उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। चार्ली रैंडी को धमकी देता है कि वो सबको ये बात बता देगा। तब रैंडी अपने बैग से इंजेक्शन निकालकर चार्ली को लगा देता है और उसके कारण चार्ली की डेथ हो जाती है। पियर्सन रैंडी को फोटो दिखाता है जिसमें मोना के साथ कोई आदमी था और उस फोटो को चार्ली ने लिया था उस पार्टी वाली रात। उस फोटो को देखकर रैंडी कहता है, इस फोटो में मेरा चेहरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और कैथरीन भी वो फोटो को देखकर कहती है, इस फोटो में मोना दिखाई दे रही है पर रैंडी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तब वहीं खड़ा जेफ हंसता है और वो अपने मोबाइल से उस फोटो का फोटो लेता है और जेफ जब उस फोटो को जूम करता है तो उस फोटो में एक शीशा था और उस शीशे में रैंडी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जेफ ये बात सबको बताता है। स्कॉट वहीं खड़ा था और स्कॉट कहता है, तो तुम ही वो कैस्पर हो जिसके कारण मोना मारी गई। और स्कॉट वहीं रखी पियर्सन के सूटकेस की गन को उठाकर रैंडी पर वो गन अड़ा देता है। रैंडी स्कॉट से सॉरी बोलता है, तभी नादिया स्कॉट को ऐसा करने से मना करती है और तभी रैंडी स्कॉट की गन को पकड़ लेता है और हाथापाई में स्कॉट से गोली चल जाती है जिसमें रैंडी मारा जाता है। रैंडी के मरने के बाद स्कॉट अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है। तब जेफ स्कॉट को पकड़ लेता है और उससे वो गन ले लेता है। पियर्सन सभी को बताता है कि उस प्रॉपर्टी की मालिक नादिया होगी। आगे जेफ अपने घर से निकलता है तभी वहाँ उससे नादिया मिलती है और नादिया जेफ को एक चेक देती है
और कहती है अंकल जॉर्ज ने तुम्हें थैंक्स कहा है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जीते जी जॉर्ज मोना का पता नहीं लगा पाया था, तो वो उसके मरने पर एक वसीयत बनाकर जाता है जिससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मोना के हत्यारे का पता चल जाता है और मोना की हत्या क्यों हुई थी ये भी पता चल जाता है। जॉर्ज अपने पूरे परिवार की नीयत जानता था, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी नादिया के नाम कर चला जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।